अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा सेकंड क्लास है। तो इसमें हम जो कल एक चीज़ हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, आज उसको ही थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। वो है कंपाइलर। सबसे पहले कंपाइलर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कल भी बात हुई थी कि कंपाइलर जो है हमारे कोड को कंपाइल या बिल्ड करता है। और इसी तरह से कंपाइल करने का क्या मतलब है? कंपाइल करने का मतलब ये है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने कोड लिखा हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये होता है कंपाइल या बिल्ड का मतलब। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कंपाइलर जब मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोग जब देख रहे थे तो पहले कंपाइल करते थे फिर रन करते थे। ठीक है। तो जो कंपाइल जब हो रहा होता है तो असल में वो पहले उसको कन्वर्ट कर रहा होता है बाइनरी में, और उसके बाद उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा होता है। और रन की कमांड समझ लो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर देती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि हमारी जो भी फाइल होती है वो सोर्स फाइल कहलाती है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए टर्म एक नजर आ रही है आपको, सोर्स फाइल, और उसके साथ लिखा हुआ है .c और .cpp। इसमें क्या फर्क है? देखें, अगर हम लोग सी लैंग्वेज पे काम करते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं, तो जो फाइल होती है तो उस फाइल का नाम होता है .c। मतलब जो भी फाइल होगी, मिसाल के तौर पर कल हमने जैसे कल प्रोजेक्ट जो बनाया था उस प्रोजेक्ट का नाम था फर्स्ट क्लास। ठीक है। और उसके आगे डॉट के आगे भी कुछ लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था? वो अगर किसी को याद होगा तो वो .cpp लिखा हुआ था। ठीक है। अब जहन में ये सवाल आएगा सबके कि हम लोग सीख तो रहे हैं सी लैंग्वेज, और अभी मैंने बोला कि भाई जो सी लैंग्वेज की फाइल होती है उसमें .c लिखा हुआ होता है एंड में, और हम लोग जो फाइल बनाई थी हमने कल उसमें .cpp लिखा हुआ था। तो उसकी वजह ये है कि हमने जो कंपाइलर यूज किया है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाइलर हम लोग डेफ सी प्लस प्लस CPP मतलब C++ का यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनाता है वो CPP की बनाता है, क्योंकि C++ जब कंपाइलर ही C++ का है तो इसलिए फाइल भी वो CPP की बनाता है। लेकिन हम CPP की फाइल में भी सी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो अभी हम सीख रहे हैं तो हमने जो फाइल बन रही थी उसको वैसे जाने दिया, लेकिन अगर हम चाहें तो हम C बना के भी उसको उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल जिस पे हम कोड लिखते हैं, जैसे जो हमने कल जो कोड लिखा था हैश इंक्लूड से लेकर रिटर्न के बाद बॉडी एंड करने तक, ये फाइल .cpp फाइल थी और इसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। ये मतलब एक टर्म है, आप लोग को याद रखनी होगी आगे। हमेशा यही नाम टर्म यूज करेंगे हम, सोर्स फाइल। ठीक है। फिर ये जो सोर्स फाइल होती है इसको कंपाइलर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? .exe फाइल में, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। इसी तरह से हमने जैसे कल देखा कि हमने डैश C++ में प्रोग्राम को बिल्ड किया या कंपाइल, बिल्ड और कंपाइल सेम काम है, बस वर्ड डिफरेंट है। ठीक है। पहले हमने बिल्ड किया था, उससे कंपाइलेशन में चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है, और एरर नहीं होते तो फिर उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी आप लोग को दिखाई हुई है कि जैसे hello.cpp, अगर कोई फाइल हम बनाएंगे हेलो के नाम से तो वो फाइल बनेगी hello.cpp के नाम से, सोर्स फाइल होगी। उसको जब हम बिल्ड करके कंपाइल करके रन करेंगे तो वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बना देगा सेम नाम की, लेकिन उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी, .exe हो जाएगी। इसको भी हम देख भी लेंगे एंड में। अच्छा, कंपाइलिंग द कोड, कंपाइलिंग होती कैसे है? तो जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को और अभी शुरू में भी बताया था कि कंपाइलेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। ठीक है। और फिर लिंकर का क्या काम होता है कि हम आगे देखेंगे। ये वही बात होगी जो अभी हमने करी थी कि सोर्स फाइल को ट्रांसलेट कर रहा होता है कंपाइलर, और उसके साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि लिंकर लिंक्स एक्सटर्नल कोड फ्रॉम। हाँ, ये जैसे मैंने अभी बताया था कि लिंकर का क्या काम होता है। लिंकर का काम ये होता है कि जो आप कोई अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं अपने कोड में, जैसे हमने कल लाइब्रेरी यूज करी थी stdio.h, तो अगर इस तरह से कोई भी लाइब्रेरी अगर हम यूज कर रहे हैं ना अपने कोड में, तो फिर लिंकर का ये काम है कि उस लाइब्रेरी को
हमारे कोड के साथ लिंक करना। जैसे हमें कल प्रिंट एफ का काम था, तो हमने इंक्लूड करी एक लाइब्रेरी, तो उसको जो कंपाइलेशन के वक्त लिंकर जो है उस लाइब्रेरी से इस फंक्शन प्रिंट एफ को हमारे कोड के साथ लिंक कर देगा, ताकि हमारे पास प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटीज आ जाए, जो प्रिंट एफ करता है वो हमारे कोड में होना शुरू हो जाए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। जैसे आपकी अगर एक hello.cpp की फाइल है, सोर्स फाइल, ठीक है, तो उसको जब आप कंपाइल करते हैं तो ये hello.cpp की फाइल कंपाइल होती है, और लिंकर का क्या काम होता है, लिंकर जो है आपकी लाइब्रेरी को लिंक कर रहा होता है आपकी सोर्स फाइल के साथ, और फिर ये दोनों जब लिंक होती हैं उसके बाद फिर कंपाइल होके ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रही होती हैं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी बात की। इस तरह से अगर अगला टॉपिक जो हमारा है कि अगर मल्टीपल सोर्स फाइल्स हों, मल्टीपल सोर्स फाइल्स अभी आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है कि हम जब बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम एक सोर्स फाइल नहीं बना रहे होते, हम बहुत सारी सोर्स फाइल बना रहे होते हैं, ताकि हमारा कोड थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाए और समझने में भी आसान हो जाए और इस्तेमाल करने में भी आसान हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ सोर्स फाइल्स बना रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ सोर्स फाइल्स के लिए हम लोग उसको कंपाइल कैसे करते हैं, हम यहाँ पे वो सीखेंगे। जिस प्रोग्राम में मल्टीपल सोर्स फाइल्स होंगी उसमें हर सोर्स फाइल मॉड्यूल कहलाती है, और जो आपका मॉड्यूल होता है, जो सोर्स फाइल होती है, उसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन फिर से एक बात यहाँ पे बहुत अहम है कि देखिए, मेन का फंक्शन सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। मेन का फंक्शन सिर्फ आपकी जो पहली सोर्स फाइल है उसमें होगा, बाकी किसी में मेन का फंक्शन नहीं हो सकता। आपका मेन का फंक्शन कोड हमेशा मेन के फंक्शन से शुरू होगा, उसके बाद वो किसी भी और आपकी सोर्स फाइल में जाके उसके फंक्शन को भी चला सकता है। ये हम फ्यूचर में देख लेंगे, अगर ऐसी बात समझ नहीं आ रही तो मसला नहीं है, बस इतना भी याद रख लें कि मेन एक होगा, किसी एक सोर्स फाइल में होगा, और वो हमारी मतलब बेस फाइल होगी या सबसे इम्पोर्टेंट फाइल वही होगी, ठीक है। वो चलेगी तो दूसरी चलेगी, मतलब मेन चलेगा तो सब चलेगा, इस तरह से। अच्छा, एवरी सोर्स फाइल इज कंपाइल्ड सेपरेटली। हाँ, आपके अगर 2-3 सोर्स फाइल्स हैं तो आपकी उन सारी सोर्स फाइल्स को पहले कंपाइलर अलग अलग से कंपाइल करेगा और उनकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। उनकी ऑब्जेक्ट फाइल से फिर उसके बाद उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है लिंक्ड होके। हाँ, ये अहम बात कि जब ऑब्जेक्ट फाइल्स बनेंगी, जैसे अभी हमने वहाँ पे भी देखा, इसकी एग्जांपल इस तरह से ही ले लें कि अगर वो लाइब्रेरी नहीं होती, मिसाल के तौर पे जो stdio.h है, अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती, हमारी अपनी कोई बनाई हुई सोर्स फाइल भी होती, तो भी इसी तरह से हम जैसे इंक्लूड किया है लाइब्रेरी को, वैसे ही उसको भी इंक्लूड करते। तो क्या करता कंपाइलर उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाता, उसको कंपाइल करता, उसको फिर हमारे सोर्स फाइल के साथ लिंक करता, जब जोड़ता, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल बनाता, फिर रन की कमांड उसको एग्जीक्यूट कर देती और वो प्रोग्राम चल जाता। ये अगर बातें थोड़ी सी थ्योरेटिकल अगर मुश्किल लग रही है, कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो आप लोग को और अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे काम करेगा। इस तरह से जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो रन से क्या हो रहा होता है, जब भी कभी किसी प्रोग्राम को रन करना होता है तो असल में क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने, रन क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड कर देता है, ठीक है, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, मतलब उसमें जो नो कोड लिखा हुआ है उसको चलाना शुरू कर देता है सीक्वेंशियली, मतलब एक के बाद एक, मतलब हर लाइन को एक के बाद एक चलाता है, ठीक है। इस तरह से ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें जो आपके पास उस मशीन को चला रहा है सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन जो मैक बुक्स होती हैं उसमें वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह से कुछ लोग लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही असल में
सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर से जो है ना टास्क को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है फाइल्स को। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सलाहियत होती है कि वो सेवरल प्रोग्राम्स को एक साथ या एक के बाद एक चला सके। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम को सस्पेंड या किल भी कर सकता है। ये थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बातें हुई, ये आप लोग को अगर इंटरेस्ट नहीं भी हो तो बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बस नहीं, ये बातें। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज यूजर प्रोग्राम्स। इस तरह से ये बता रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके प्रोग्राम्स को सिंक्रोनाइज भी कर देता है। कि अगर आपके पास आपने कोई ऐसी मिसाल के तौर पे आप कोई दो एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, और आपकी ख्वाहिश ये है कि वो दोनों एप्लीकेशंस जो है वो एक साथ चलें, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जो है ना उसको एक साथ चलाता है। और अगर उनमें आपस में कोई डाटा एक्सचेंज करना है आपको, तो वो भी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप उसको डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। असल में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बताने की वजह ये है कि जब भी हम कोई दो या एक से ज्यादा प्रोग्राम, यहाँ पे देखें प्रोग्राम की बात हो रही है, इससे पहले हमने सोर्स फाइल की बात की थी। मुख्तलिफ सोर्स फाइल्स होना मतलब एक ही प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा सोर्स फाइल हो सकती है। लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम होना मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए आपने, ठीक है, उसमें दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए या उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइज करना तो इतना आप लोग के एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन आ सकती है। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं जिसमें दो प्रोग्राम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो सकता है, तो उस टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हम फीचर्स यूज कर रहे होते हैं उनको कम्युनिकेट कराने के लिए। वो जब हम करेंगे तो फिर समझ में आएगा, तो अगर समझ नहीं आ रहा तो परेशान होने की बात नहीं। और भी बहुत सारी चीजें कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए अभी जो टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो इतना ही है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अच्छा, तो कल जो हमने प्रोग्राम लिखा था अभी हम वही लिखते हैं, उसके बाद फिर आज की बातें करते हैं। हैश इंक्लूड, मैंने बताया था ये इसको लिखने का सिंटेक्स है। तो इसको लिखने की वजह क्या है? इसको लिखने की वजह ये है कि हमें हमें जो है कोई हेडर फाइल अगर इंक्लूड करनी हो अपने प्रोजेक्ट में तो हम इस तरह से लिखते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के निशान है ये भी इसके सिंटेक्स का पार्ट है। हम लोग कभी कभी लेस देन ग्रेटर देन यूज कर रहे होंगे, कभी कभी इसकी जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे होंगे, तो भी ये चल जाएगा। इसका कोई फर्क होता है वो भी हम फ्यूचर में सीखेंगे कि इसमें क्या फर्क होता है। चलेगा दोनों से, लेकिन क्या क्या चीज बेहतर होती है वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था इंट मेन, फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स यही है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और चीज़ों को सिखाते भी जाता हूँ साथ साथ। देखिए मैंने बताया था कि अगर हम अभी सिंपल सी लैंग्वेज की बात कर रहे होते, ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कभी भी मेन के शुरू में कुछ नहीं आता, मतलब इंट नहीं आता, वॉइड आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं आज। देखिए ये जो मैंने अभी लिखा है ना, जितना लिखा है ये है फंक्शन, इंक्लूड को छोड़ दें। ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये एक फंक्शन है, ठीक है। और ये कौन सा फंक्शन है? ये मेन का फंक्शन है, क्योंकि इसका नाम मेन है। ये होता है फंक्शन का नाम, ठीक है। और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि उससे पहले कुछ आता है इंट या वॉइड या कुछ और भी आ सकता है, वो हम बाद में सीख लेंगे। लेकिन चलिए ये मैं बाद में ही सिखाऊंगा, अभी बहुत ओवरलोड हो जाएगा, अभी मैं इसको इंट ही रहना दूंगा। अभी इसको इस तरह याद रखें कि फंक्शन के शुरू में इंट आता है, उसका नाम आता है, फिर उसके बाद फंक्शन का, जैसे इस फंक्शन का नाम मेन है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, और वो एम्प्टी होते हैं। कभी कभी एम्प्टी नहीं भी होंगे, ये हम फ्यूचर में सीखेंगे, लेकिन अभी इसको इस तरह याद रखें कि ये एम्प्टी होंगे राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद उसकी बॉडी आती है। बॉडी का स्टार्ट कैसे है? करली ब्रैकेट से उसकी बॉडी का स्टार्ट होगा, और करली ब्रेसेस जहाँ खत्म होंगे उसकी बॉडी का एंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इस फंक्शन के अंदर जो भी काम करवाना है वो इस बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर
जो हमने कल काम किया था सेम वही काम करेंगे अभी हम। हाँ, एक और चीज मैं कल जो कि नहीं बताई, कि ये जो सेमी कॉलन लगाया है ये क्यों लगाया, और ये सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाया। ठीक है, सेमी कॉलन इसमें लगाया, उसके बाद हमने आखिर में रिटर्न लिखा था 0, इसके आखिर में भी सेमी कॉलन लगा दिया। इस करली ब्रेसेस के आगे सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया। ठीक है, तो हैश इंक्लूड में क्यों नहीं लगाया, इसमें क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया और यहाँ क्यों नहीं लगाया, इसका सिर्फ एक जवाब है कि इसका सिंटेक्स ऐसा है कि इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं आता। फिर यहाँ क्यों लगाया, तो यहाँ इसलिए लगाया कि कंपाइलर ये बोलता है कि अगर कोई भी लाइन खत्म हो रही है, रादर देन कि वो बॉडी ना हो, मतलब बॉडी के सिग्नल्स ना हो, या फिर फंक्शन की डेफिनेशन ना हो, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन अगर ना हो, या बॉडी के सिंबल्स ना हो, या कोई इंक्लूड की लाइन ना हो, उसके अलावा जो भी लाइन होगी उसमें सेमीकोलन या टर्मिनेटर लगाना लाजमी है, वरना कंपाइलर बोलेगा ये लाइन खत्म कब हो रही है मुझे पता ही नहीं चला, मैं अगर ये ना लगाऊं सेमीकोलन। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल। अच्छा, पहले ये सेव करेगा जैसे कि आप लोग को पता ही है, तो आज हम उसी नाम से सेव करते हैं फाइल जिस नाम से अभी हमने सीखा है। तो hello.cpp के नाम से फाइल सेव कर देते हैं हम। ठीक है, तो hello.cpp के नाम से जब हमने फाइल सेव कर दी, तो ये देखें इसने क्या बोला, ये मैंने बताया था कि नीचे जो जहाँ पे कंपाइलेशन की बात आती है वहां पे एरर आ जाता है। ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, बोल रहा है कि रिटर्न से पहले कहीं ना कहीं सेमीकोलन होना चाहिए था, वरना मुझे पता ही नहीं चल रहा कि रिटर्न से पहले वाला जो काम है वो खत्म कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्न से पहले वाला काम क्या है, ये है, तो इससे पहले हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी था, इसलिए इसने एरर दे दिया। ठीक है, यहाँ तक ये चीज उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी कि सेमीकोलन क्या होता है, टर्मिनेटर होता है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ये आप लोग वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। और भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे टर्मिनेटर टर्मिनेटर नहीं लगता, कुछ वो फिर हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सीखते रहेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने कल का जो काम सीखा था वही था, ये आज हमने क्या सीखा, अभी कल जो लिखा था हेलो वर्ल्ड। क्यों लिखते हैं हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्रामिंग की दुनिया को हेलो कह रहे होते हैं, इसलिए हम पहला प्रोग्राम जो बनाते हैं वो हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं कंपाइल करने से पहले जरा मैं आप लोगों को दोबारा से क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी हमने इस प्रोग्राम सिर्फ लिखा है, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ। जब कंपाइल नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं बनी होगी, इसकी सिर्फ सोर्स फाइल बन गई है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसा है भी कि नहीं। तो अब हम जाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वहाँ जाएंगे, तो मैंने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये किस नाम से फाइल है, हेलो। ठीक है, और इसके आप लोगों को एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं भी नजर आए कोई बात नहीं, अभी मैं एक्सटेंशन खोलने में जाऊंगा, टाइम इतना है नहीं हमारे पास, मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी टाइप क्या आ रही है, C++ सोर्स फाइल, ये सोर्स फाइल है। C++ का मतलब है CPP फाइल है, सोर्स फाइल है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं नजर आ रही। अब जब हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करके रन कर देंगे। अच्छा, कंपाइल करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने सेमीकोलन लगा दिया है। तो कंपाइल कर देते हैं, कोई एरर नहीं आया, कंपाइल हो गया 1 सेकंड में, 1.02 सेकंड में कंपाइल हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना बता रहा होता है चीज़ें कि एरर्स कितने हैं, वार्निंग्स कितनी है, और कितनी देर में कंपाइल हुआ, और आपकी फाइल कहाँ रखी हुई, ये सारी डिटेल्स बता रहा होता है ये लॉग्स में। ठीक है, अच्छा, इस तरह से चला, अगर हम इसको रन करेंगे अब तो ये प्रोग्राम चल भी जाएगा। और अब हम जब जाके इसको देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे अब आप लोग को एक और हेलो की फाइल नजर आ रही है, और वो यहाँ पे टाइप इसकी एप्लीकेशन दिखा रहा है, जबकि ये इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो एक्जी होगी। अच्छा, बल्कि मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज से भी दिखा सकता हूँ ना, देखें इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हमने देख लिया फाइल क्या टाइप है, एक्जी, ये अभी बनी है कंपाइल करने के बाद। और ये फाइल क्या थी, CPP सोर्स फाइल।
ठीक है, तो ये जो आज हमने सीखा था, उम्मीद है वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो क्या करता है, कंपाइल करते हैं तो वो असल में बैक एंड पे ट्रांसलेट कर रहा होता है कोड को, और ट्रांसलेट करके उसको फिर अगर कोई हेडर फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसके साथ लिंकर उसको लिंक करता है हमारी सोर्स फाइल के साथ, और फिर उसकी दोनों को लिंक होने के बाद उनको उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब हम रन की कमांड यूज करते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल चल जाती है। तो अगर कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, वरना फिर हम लोग क्लास को एंड कर लेंगे। इसमें कोई चीज चेंज करके दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं, ऐसे भी 5 मिनट है अभी हमारे पास, अगर आप लोग कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि ये हेडर क्या है। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है बहुत। ये जो फंक्शन हमने बनाया है ना, सही है, इस फंक्शन में हेडर हटा देते हैं, उससे ही समझ में आएगा कि ये हेडर क्या है। इस हेडर को जब हमने हटाया तो आप देखें ये बोलेगा कि ये प्रिंट एफ क्या है। देखिए इसको कंपाइल करता हूँ। इसने बोला प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि असल में देखें इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा सवाल है ये कि जो प्रिंट एफ है ये भी क्या है, ये भी एक सवाल है यहाँ पे कि प्रिंट एफ क्या है। हमने तो सिर्फ सीखा भाई मेन होता है, मेन एक फंक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है। ये भी सीख लिया कि रिटर्न होता है, रिटर्न वापस कर रहा होता है कुछ चीज को। ये प्रिंट एफ क्या चीज है? प्रिंट एफ को मैंने कल इतना तो बता दिया था कि ये प्रिंट करने के लिए होता है कंसोल पे। ठीक है, लेकिन ये कैसे कर रहा है प्रिंट? ये असल में प्रिंट एफ खुद एक फंक्शन है। कैसे, ये आप लोग खुद पहचानेंगे आगे से। कैसे फंक्शन है, कैसे पता चला? ऐसे पता चला, देखिए फंक्शन की पहचान मैंने क्या बताई थी कि फंक्शन की, अच्छा फंक्शन की भी दो चीजें होती हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी को अभी ना समझ में आए कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं चीज सवाल निकला है तो इसलिए बता रहा हूँ। देखिए फंक्शन की दो बातें होती हैं, एक तो होता है फंक्शन को बनाना और एक होता है फंक्शन को कॉल करना। ये जो हमने करा है ना, ये इंट मेन, ये हमने फंक्शन बनाया है, और ये जो चीज है ये कहलाती है फंक्शन की कॉलिंग। ये असल में एक बना हुआ फंक्शन है प्रिंट एफ। अच्छा पहली चीज ये बात की मैंने पहचाना कैसे कि ये फंक्शन है। देखिए इसकी पहचान फंक्शन की क्या है, मैंने बताया था कि फंक्शन की पहचान ये है कि फंक्शन का कुछ नाम होता है और उसके बाहर उसके आगे खाली ब्रैकेट्स होते हैं। और ये भी मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि खाली हो ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जब आपने कभी भी अगर आपने देखा कि कोई नाम है और उसके आगे राउंड ब्रैकेट है, चाहे वो खाली हो या ना हो, तो ये बस आप पहचान जाएंगे कि ये एक फंक्शन है। और अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है, उसके आगे टर्मिनेटर लगा हुआ है, तो इससे आप लोग ये भी पहचान जाएंगे कि ये फंक्शन की कॉलिंग है, ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह होती है, उसकी कुछ ना कुछ शुरू में भी लिखा होता है, उसके आखिर में टर्मिनेटर भी नहीं होता, और उसके साथ बॉडी भी होती है। ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। ये आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन की बात नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सवाल निकला तो इसलिए बता रहा हूँ। तो बात ये आई कि ये जो प्रिंट एफ एक फंक्शन था, इसको हमें चलाना है, इसको हमें कॉल करना है। तो इसको कॉल करना है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो ये लिखा हुआ हमारे सोर्स फाइल में तो नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ये कहीं लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। ये किस लाइब्रेरी में लिखा हुआ है? जिस लाइब्रेरी में लिखा हुआ है उस लाइब्रेरी का नाम है stdio। ये लाइब्रेरी हमने नहीं बनाई, ये इस कंपाइलर में पहले से बनी हुई रखी हुई है। ठीक है, उस बनी हुई लाइब्रेरी से हमने एक फंक्शन यूज कर लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इसकी अपनी लाइब्रेरी से ही यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। वरना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, ये काम हम खुद बना भी सकते हैं, लेकिन ये टाइम वेस्ट है। देखिए जो चीज बनी बनाई है उसको करना टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो बस ये काम हमने क्या किया, हमने बना हुआ फंक्शन यूज करना था। तो उस बने हुए फंक्शन को यूज करने के लिए उसकी हेडर फाइल भी हमें चाहिए होगी, तो इसलिए उसकी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करानी पड़ी। जब हेडर फाइल इंक्लूड करा दी तो कंपाइल हो गया प्रोग्राम।